आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर IAS टुगेदर सक्सेस। दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अभी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का। थोड़ा सा लेट हो गया दोस्तों, अभी से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ। नो वन कैन हेल्प यू अंटिल यू हेल्प योरसेल्फ। आपकी मदद कोई नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी मदद ना करें। बुद्धा ने कहा था, ये सच भी है। ठीक है, पढ़ना तो अपना ही है। तो मॉडर्न हिस्ट्री अभी हम लोग देख रहे हैं। रिफॉर्म हुए। ठीक है, रिफॉर्म मतलब ये है जो पुराने तौर तरीके हैं उसको बदलना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रेजेंट सिनेरियो, उसको कहते हैं रिफॉर्म। ठीक है, तो रिफॉर्म करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। भाई सिनेरियो क्या था, नीड क्या था, क्यों रिफॉर्म की जरूरत है कि नहीं। तो यहाँ पे फैक्टर गिविंग राइज टू डिजायर फॉर रिफॉर्म है कि नहीं। तो क्या क्या फैक्टर थे जिसके लिए बदलाव की जरूरत पड़ी या बदलाव की चाह हुई। ठीक है, 19th सेंचुरी में, ठीक है, एक नया विजन आया मॉडर्निज्म का। ठीक है, मॉडर्निज्म का विजन आया जो इंडियन सोसाइटी में जो एनलाइटेड लोग थे। ठीक है, तो उनको लगा कि पुराने तौर तरीकों से अभी हम लोगों को ऊपर उठ के थोड़ा सा बदलना चाहिए, चीजों को बदलना चाहिए। ठीक है, तो विदेश गए लोग पढ़ने, वेस्टर्न कल्चर को देखा, वहाँ की जीवन को देखा, इंडिया में देखा, तो उनको लगा भाई कुछ तो बदलना चाहिए, है कि नहीं। तो ये फैक्टर था। तो अगर पूछा जाए तो मेन फैक्टर क्या था? मेन फैक्टर था मॉडर्न व्यू एंड ये मॉडर्न विजन, है कि नहीं। तो फिर उसके बाद आया इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट क्या पड़ा? The presence of colonial government on Indian soil played a complex throughout yet decisive role in the crucial phase of modern and culture Indian history. Indian history में ब्रिटिशर्स का, अरे एक कहा जाए तो हमारे यहाँ पे अभी जो हम कोमोड यूज करते हैं वो ही ब्रिटिश लोग लेके आए थे, है कि नहीं। तो इम्पैक्ट तो उनका था। ठीक है, हर जगह था, सोसाइटी में था, कल्चर में था, रिलीजन में था, हर जगह पे उनका इम्पैक्ट था, है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द अर्लियर इन्वेडर्स, देखिए जितने बाहर के इन्वेडर आए, who had came to India settled within the frontier were either absorbed by the superior culture or enacted positively with it and had become part of the land। ठीक है, देखिए जो बाहर से इन्वेडर आए, जैसे हुनाज है, मुगल्स हैं, जो भी आए, या तो यहाँ पे वो सेटल हो गए हैं और यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गए। मतलब जब कोई सेटल हो जाता है, सपोज एक बाहर से आया, यहाँ पे बस गया, तो जो आसपास के तौर तरीकों से वो घुल मिल जाता है कि नहीं। तो इस तरह से जितने भी इन्वेडर आए वो या तो घुल मिल गए या फिर अपना एक कल्चर बना के वो लोग यहीं पे बैठ गए, यहाँ पे रह गए, घुल गए। बट ब्रिटिशर्स यहाँ पे व्यापार करने आए थे। ठीक है, अपने साथ साइंस लाए थे, साइंटिफिक थिंकिंग लाए थे, है कि नहीं। तो ये सिविलाइजेशन जो था, एक सिविलाइजेशन का उनके पास एक पिक्चर था कि सिविलाइजेशन ये होता है कि नहीं। दूसरे इन्वेडर में और ब्रिटिशर्स में काफी डिफरेंस था, है कि नहीं। चलिए, तो सोशल कंडीशंस राइट फॉर रिफॉर्म, ऐसा क्या कंडीशंस बने जो रिफॉर्म के लिए सोसाइटी को बाध्य कर दिया। राइट मतलब पूरा एकदम पका दिए। क्या था वो? रिलीजियस एंड सोशल इल्स। ठीक है, रिलीजियस एंड सोशल इल्स मतलब दुर्बलता, ठीक है, बीमारी, ठीक है, सामाजिक और धार्मिक बीमारी। क्या था उसमें? इंडियन सोसाइटी में क्या था 19th सेंचुरी में ना, हिंदुइज्म हुआ करता था। हिंदुइज्म, ठीक है, इसमें मैजिक वैजिक, सुपरस्टिशन, ठीक है, अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, ठीक है, बलि प्रथा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है कि नहीं। तो ये सब जो था, ये सब एक अंधविश्वास था, है कि नहीं। तो जिसमें ये था कि भैया ये कर दो वो हो जाएगा, वो कर दो वो हो जाएगा, ठीक है। आइडियोलॉजी हुआ करता था कुछ लोगों का, ठीक है। तो बट कुछ लोगों को ये आइडियोलॉजी पसंद नहीं था, ठीक है, जो पढ़े लिखे थे, एनलाइटेड थे, उनको लगता था ये सब ढोकौसला है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इन इल प्रैक्टिस को हमको हटाना है। तो एक रीजन ये था। दूसरा था वुमेन्स पोजीशन, डिप्रेसिंग वुमेन्स पोजीशन। उस समय जो वुमेन्स का जो था पोजीशन था वो कुछ नहीं था, दे वर ट्रीटेड लाइक ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पोजीशन उसको बदलना था, ठीक है। तो उनके साथ बहुत सारी जातियाँ होती थी। क्या थी? जैसे बाल विवाह हुआ, शोषण हुआ, बिक्री हो जाता था, ठीक है, पॉलीगैमी होता था, प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो इन सब कुछ चीज़ों को उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो उनको एजुकेशन का कोई राइट नहीं था, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को हमको उस समय जो एनलाइटेड लोग थे, जैसे कि कुलेशिना हुए या फिर राजा राममोहन रॉय हुए, ठीक है, इन सबको लगा कि भैया वुमेन के स्टेटस को हमें बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था कि रिफॉर्म होना जरूरी था। एक तीसरा था
एक चीज और था जो था कि कास्ट प्रॉब्लम, ठीक है, कास्ट प्रॉब्लम उस समय बहुत हुआ करता था, कास्टिज्म था भाई, हायर कास्ट लोअर कास्ट हायरार्की, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है 4 वर्ण हुआ करते थे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण सबसे टॉप के थे, फिर क्षत्रिय आते थे, शुद्ध, फिर शूद्रों को कोई मतलब अनटचेबल थे वो लोग, उनको अछूत माना जाता था, कहीं पे भी उनको अलाउ नहीं था भाई, पूजा पाठ को दूर की बात है, मंदिर के बेड़े में भी नहीं जा सकते, में एक समानता नहीं थी, ठीक है। तो इस सब चीजों को देखते हुए, कास्टिज्म को देखते हुए, वर्ण सिस्टम को देखते हुए जो अनलाइटेड लोग थे उनको लगा कि नहीं, इन सब चीजों को बदलना चाहिए, और उन्होंने कोशिश की, उसको रिफॉर्म कहा गया, ठीक है। ऑपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा आ गया था, जैसे देखिए, ठीक है, तो नमस्ते की जगह हेलो हाई चलने लगी थी, है क्या, बड़ों का सम्मान, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर में, वो चीजें बहुत ज्यादा हावी हो रही थी, ठीक है। तो कॉलोनियल सिस्टम बहुत ज्यादा हावी हो रहा था, तो इसके विरुद्ध भी बात छिड़ी, और इसके विरुद्ध भी रिफॉर्म होना जरूरी है कि भैया अपना कल्चर अपना है, जैसे एजुकेशन सिस्टम में है कि नहीं, तो अपना कल्चर को हमें इंटैक्ट करके रखना है, ठीक है। और एक चीज और था, न्यू अवेयरनेस एमंग एनलाइटेड इंडियंस, ठीक है, एनलाइटेड इंडियंस मतलब जो पढ़े लिखे थे, जो कॉन्शियस थे, ठीक है, तो उनको लगा कि भैया कि अब तो बदलना चाहिए, उनके अंदर एक अवेयरनेस आ गया, ठीक है, ठीक है। तो जब अवेयरनेस आया, तो कॉन्शियसनेस आया, तो उन्होंने कहा कि भैया हमें ना अपना अपना स्वाभिमान, अपना प्रभुत्व तो रखना, बनाए रखना है कि नहीं। कॉलोनियल सिस्टम में क्या था, वो लोग अपना इम्पोज करते थे सब कुछ, है कि नहीं, तो उनको इन सब के बारे में समझ में आने लगा धीरे धीरे, है कि नहीं, वो लोग पढ़े लिखे, अवेयर हुए, चीज़ों को जाने, तो उनको लगा कि भैया ये सब तो गलत हो रहा है और इसको हम लोगों को बदलना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। तो सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ रिफॉर्म क्या था, मिडिल क्लास बेस, ठीक है, मिडिल क्लास बेस का मतलब क्या है, तो सोशल बेस, एक उस समय एक मिडिल क्लास फैमिली का इजाद हुआ, है कि नहीं। मिडिल क्लास फैमिली किसे कहेंगे, जो पढ़ा लिखा है, कॉन्शियस है, एजुकेटेड है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल है, उसको कहेंगे मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास बेस, है कि नहीं। तो उनमें अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर प्रीडोमिनेट नॉन मिडिल क्लास सोशल बेस, ठीक है। जब मिडिल क्लास फैमिली पढ़ा लिखा था तो वेस्टर्न कल्चर उस पर इतना हावी नहीं होता था, क्योंकि उनके पास इतना अवेयरनेस था क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। जो नॉन मिडिल क्लास लोग थे, नॉन इंटेलेक्चुअल लोग थे, उस पर ये सब हावी हो रहा था, है कि नहीं। तो यहाँ से एक बेस बना रिफॉर्म का, जो लोग किसी के दबाव में नहीं आएंगे वही तो परिवर्तन करेंगे, है कि नहीं। अगर कोई बंदा जॉब करता है, अपने बॉस के अंडर है, बॉस के दबाव में है, तो अपने बॉस की हर बात सुनेगा, तो वो रिवॉल्व कैसे करेगा, वो कैसे नई चीजें या नई बदलाव की बात करेगा, नहीं कर सकता ना। तो वैसे ही है, जो मिडिल क्लास बेस बना वह इंटेलेक्चुअल लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, एबल लोग थे, है कि नहीं। तो इन्होंने बदलाव की सोची और एक बेस बनाई बदलाव की, ठीक है। 19th सेंचुरी इंटेलिजेंसिया सर्च फॉर द मॉडल ऑफ द यूरोपियन मिडिल क्लास, ठीक है। इसमें वो यूरोप के मिडिल क्लास के साथ अपने आप को ढालना, तुलना करके की कोशिश की, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया, ठीक है, इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया का मतलब क्या है, रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑन एन आइडियोलॉजिकल यूनिटी वेयर रैशनलिज्म, रिलीजन, ठीक है, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, ठीक है। बात आती है इंटेलेक्चुअल लोग जो है, धर्म वर्म ये सब, इसमें 3 चीजों की बात कही गई है इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया में, रैशनलिज्म, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म और ह्यूमनिज्म। इसका मतलब ये है, रैशनलिज्म की बात यहाँ आती है, क्या आती है, राजा राममोहन रॉय, कई सारे लोगों ने, ठीक है, अक्षय कुमार दत्ता, ये लोग कहते थे कि देखिए रैशनल होना जरूरी है। आप किसी भी धर्म में हो सकते हैं, आप कोई भी रिलीजन को माने, कुछ भी हो, बट आपको रैशनल होना चाहिए, आपको उससे ऊपर आके एक मतलब निरपेक्ष भाव से आपको विचार करना चाहिए। तो इंटेलिजेंट लोग थे, उनको पता है धर्म वर्म पकड़ के लड़ने से झगड़ने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता था ना, धर्मों के नाम पे लोग लड़ा देते थे, ठीक है। तो रैशनल होना पड़ेगा, ठीक है। जब लोगों के अंदर रैशनलिज्म आया तो लोगों ने देखा कि भैया ये सब चीज़ों, रिलीजियस चीज़ों को बदलना चाहिए और हमें जो है इस सब से ऊपर आके सोच के हमारे समाज को बेहतर बनाना चाहिए। तो रिफॉर्म्स इस तरह से शुरू होने लगे। दूसरी बात आती है रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। तो रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म क्या है कि आप हर धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप हिंदुत्व को मानिए, आप कुछ भी मानिए, ठीक है, बट ये यूनिवर्सल होना चाहिए, सबके अपने अपना मन है, जो जिसको माने माने, भाई इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं।
फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो इस चीज़ का पता चलेगा कि भैया मानना ना मानना दूसरी चीज़ है, ठीक है। अल्टीमेटली धर्मों का काम तो एक ही है, हर धर्म का जो है पथ अलग अलग है, बट डेस्टिनी एक ही है कि परमात्मा की प्राप्ति। अगर इस पे बाद में अगर फिलोसॉफिकल चीज़ें डिस्कस करें तो काफ़ी लंबी चल जाएगी, है कि नहीं। ह्यूमनिज्म की बात करते थे इंटेलेक्चुअल लोग, क्या है भाई, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा चीज है, मानवता होनी चाहिए, मानव इंसान सब कुछ। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि मानव सेवा ही माधव सेवा, है कि नहीं। तो मानवता रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कहा गया है। इंटेलेक्चुअल लोग जब अपना मतलब दिमाग चलाया और उनको लगा कि नहीं परिवर्तन की जरूरत है, ये घिसे पिटे चीजों में आप पड़े रह जाएंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, द सेम मेथड विच अप्लाई टू साइंस वुड बी बेसिस ऑफ द रिलीजियस मस्ट जस्टिफाई इटसेल्फ। जैसे साइंस में होता है ना, वैसे रिलीजन में भी होना चाहिए। कैसे? साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक चीज है, पता चला कि एटॉम जो है, एटम है, एटम कण, वो एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए एक एलिमेंट को तोड़ तोड़ के उसके सबसे छोटे पार्ट को निकाला जाता है। अगर परमात्मा सब कुछ है तो उसको खोजिए, है कि नहीं। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटरी प्रोसेस, ठीक है। अंधविश्वास किसी पे मत कर लीजिएगा, इसी को रिलीजियस मूवमेंट कहते हैं, सॉरी रैशनलिज्म कहते हैं, ठीक है। और इसी को ही रैशनलिज्म कहा जाता है। विवेकानंद जी ने भी इसका। तो इस तरह से जब लोगों में इंटेलेक्चुअल चीजें बढ़ने लगी, हर चीज को वो इंटेलेक्चुअली देखने लगे, तो उनमें ये परिवर्तन आया और रिफॉर्म होना, ठीक है दोस्तों। तो यही है न्यू ह्यूमैनिटेरियन मोरालिटी। अब वही चीज कहा गया है, किस तरह से रिफॉर्म्स होने लगे, किस तरह से क्या होने लगा, एक्सेट्रा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टू स्ट्रीम उस समय बना, ठीक है। टू स्ट्रीम क्या था? Reform movement could broadly be classified into two categories: the reformist movement like Brahmo Samaj, Pratna Samaj, the Aligarh movement, and the revivalist movement like Arya Samaj and देवबंद मूवमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। उस समय रिफॉर्म दो तरह से बढ़ गया, दो चीजों में बढ़ गया। पहला था रिफॉर्म, मतलब कंप्लीट बदलाव, ठीक है। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, इसको बदल दो, जैसे ब्रह्मो समाज हुआ, प्रार्थना समाज हुआ, ये सबको बदल दो। फिर उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट हुआ, बदल दो। बट एक चीज और आया, रिवाइवलिस्ट, कि अपने जो पुराने चीजें हैं उसको रिवाइव करो, है कि नहीं। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट आया, जो पुराने चीजों को वापस आप रिवाइव करो, है कि नहीं। तो ये चीज आ गया। रिवाइवलिस्ट की बात होती है जो इसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इन दो चीजों में दो तरह का रिफॉर्म होने लगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। सोशल रिफॉर्म को, सामाजिक बदलाव की डायरेक्शन हमको कैसे मिली, ठीक है। द ह्यूमनिस्टिक आइडियल ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल वर्थ ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स विच इंस्पायर द न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास इन्फ्लुएंस द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म इन ए मेजर वे, ठीक है। तो जो हमारा वहाँ पे बेस बना था ना मिडिल क्लास का, जो बोले इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की बात आई थी, तो यहाँ पर एक बेस बन गया। अब लोगों के पास बुद्धि है, लोगों के पास विचार करने की क्षमता है, लोगों के पास एक इंटेलिजेंसिया है, तो लोग विचार करने लगे। तो यहाँ से एक बेस पड़ा जहाँ से सोशल बदलाव होना शुरू हुआ, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इक्वालिटी की बात हुई, ठीक है, अनटचेबिलिटी हटाने की बात हुई, माल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन की बात हुई, ठीक है। ये तभी हुआ जब लोगों के बीच में इन सब चीजों की समझ बढ़ने लगी, है कि नहीं। द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वर लिंक्ड टू द रिलीजियस रिफॉर्म प्राइमरीली बिकॉज नियरली ऑल सोशल इल्स लाइक अनटचेबिलिटी एंड जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी डिराइव्ड लेजिटिमेसी फ्रॉम रिलीजियस इन वन वे और द अदर वे, ठीक है। देखिए जब सोशल चीजें की बात करते, अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। अनटचेबल है, कोई इंसान अनटचेबल है, वो मंदिर नहीं जा सकता, पूजा नहीं कर सकता, यही ना होता है, किसी को ब्राह्मण को नहीं छू सकता, बड़े जाति को। तो सोशल इल्स आर ऑल्सो लिंक्ड विद द रिलीजियस इल्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोशल इल रिलीजियस इल से जुड़ा हुआ है और उसी से ओरिजिनेटेड है, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी में भी वही चीज है, ठीक है। रिलीजियस चीजें, प्रीस्ट, मौलवी, जो भी आप ले लीजिए, ठेकेदार है धर्मों के, उन्होंने इसको लेजिटिमाइट कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो सोशल इल्स एंड रिलीजियस इल्स साथ ही साथ चलते हैं, अलग चीज नहीं है, मतलब अलग चीज है बट साथ ही साथ चलते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। In latter years, though, the social reform movement gradually dissociated itself from religious and adopted a secular approach. ठीक है, तो जब लोगों के पास समझ में आया तो रिलीजियस चीजों को हटाया, सेक्युलर चीजें आए तो उसको कंप्लीटली
क्या है, सोशल रिफॉर्म में आ गया। Moreover, earlier the reform movement had the rather narrow social base, being limited to the upper and middle class and upper caste, who tried to balance their modernized view and existing social customs. But later on, the social reform movement penetrated the lower strata of the society. ठीक है, सबसे पहले क्या होता था ना, इनिशियली आरंभ में ऐसा होता था, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो एबल लोग थे, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो ये लोग क्या करते थे, पढ़े लिखे थे, इंटेलिजेंस था उनके पास, तो वे लोग एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते थे कि हम रैशनल भी रहें, सेक्युलर भी रहें और कस्टम भी फॉलो करते रहे, तो एक बैलेंस बनाते थे। बट धीरे धीरे करके ये सोशल रिफॉर्म लोअर कास्ट के लोगों के पास लोअर लेवल में भी पेनिट्रेट करने लगा, जाने लगा, तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म में परिवर्तन होने लगा। इन द बिगिनिंग ऑर्गेनाइजेशन सच एज सोशल, आरंभ में कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो रिफॉर्म के लिए काम करते थे, जैसे कि सोशल कॉन्फ्रेंस है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एंड क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ठीक है, तो इस तरह से कई सारे सोसाइटी काम करते थे। और कुछ रिफॉर्मर्स थे, एनलाइटेड इंडिविजुअल थे, लाइक ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख, के.टी. तेलांग, बी.ए. मालावरी, ऐसे कई सारे लोग हुआ करते थे। उन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए और किस तरह से क्या हुआ, ठीक है। द रीच ऑफ द मासेस रिफॉर्म्स यूज द, देखिए जब रिफॉर्म होना बाकी हो रहा है, कोई बदलाव है, तो इसमें बड़े मास में लोगों को जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, जो रिफॉर्मर्स थे वो लोग यूज करते थे नोवेल्स का, ड्रामा का, ठीक है, कोई एक नोवेल को पढ़ रहा है, कोई ड्रामा देखेंगे तो एक बड़े मास तक पहुंचता है, ओपेरा जिसको कहते हैं, पोएट्री, ठीक है, कविता लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, प्रेस करते थे, प्रेस में छपवाते थे। और इन 1930s और लेटर ऑन सिनेमा आने लग गया, ठीक है, 1930 सिनेमा में चीज़ों को दिखाने कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसमें जागरूक हुई है। सिनेमा इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस एनी प्रॉब्लम, ठीक है, सोशल और कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे टॉयलेट एक प्रेम का था, ठीक है, कि मेंटेलिटी की बात की गई है कि घर के आंगन में टॉयलेट नहीं बन सकती, ये एक सोच है, एक सोशल रिफॉर्म वाली बात है कि नहीं। तो सिनेमा एक मास लेवल तक पहुंच सकती है। आज के डेट में सिनेमा इज द बेस्ट वे टू मेक एनी रिफॉर्म, ठीक है। Broadly, the social reform movement and two-point agenda fight for the betterment of status of women in society and fight to remove disability arising out of the untouchability, ठीक है। फाइट फॉर बेटरमेंट पोजीशन ऑफ द वुमेन, वुमेन की सिचुएशन के लिए कई सारे फाइट किए गए, कई लोगों ने किया, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। द रिफॉर्मर्स हैड टू वर्क अगेंस्ट ग्रेट ऑड्स, वुमेन वेर जनरली डेकोरेटेड ए लो स्टेटस एंड वेर कंसीडर्ड टू बी द इंफीरियर एजुकेटेड टू द मैन विद नो आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन, ठीक है। तो बहुत सारे, देखिए कोई भी बदलाव आप करने जाओ आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अभी अगर एक लड़का बोले मैं एक विधवा से शादी करूंगा, तो उसको तो बहुत सारी चीजों में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अभी अगर एक बंदा बोले कि भैया देखिए आप गो हत्या मत करिए, ये उसको तो लोग काट देंगे, कई बार ऐसा होता है, तो कई बार सुना भी गया है। अभी एक बंदा बोले कि भैया नहीं देखिए अब ऐसा है, चाइल्ड मैरिज हम करने ही नहीं देंगे, तो कई बार ऐसा होता है, कई जगहों पे ऐसा होता है कि उसको गलत माना जाता है कि भैया ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो रिफॉर्म्स कहने का मतलब ये है, रिफॉर्म्स जो भी होता है, जब कभी भी होता है, ठीक है, उसको और का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और औरतों के केस में ऐसा है, उस समय तो अर्लियर फेज में ऐसा था, उनको इंसान ही नहीं माना जाता था, उनको तो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, एंटरटेनमेंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। मेन की तुलना की तो बात है, मेन के मतलब पुरुषों के आसपास ही नहीं माना जाता था, है कि नहीं। तो इतनी प्रॉब्लम्स हुआ पे थी, उनको पर्दा में रहना पड़ता था, ठीक है। तो इस तरह से होता था। तो रिफॉर्म्स कैसे हुआ, दे एंजॉय द नो स्कोप फॉर द गिविंग एक्सप्रेशन, कोई उनके पास टैलेंट का स्कोप ही नहीं था, है कि नहीं। तो पर्दा डाल के रहते थे, अर्ली मैरिज होता था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके विडो मैरिज वहाँ पे नहीं होता था, सती प्रथा हुआ करता था। सती प्रथा का मतलब ये है, अगर किसी का हस्बैंड का डेथ हो जाता है, उसको उसी आग में अपना आत्मदाह करना पड़ता है, ठीक है। बोथ हिंदू और मुस्लिम वुमेन वर इकोनॉमिकली सोशली डिपेंडेंट ऑन द मेल रिलेटिव्स, ठीक है। हर कोई अपने पति पे फाइनेंशियली अपने पति पे डिपेंड ही होता था, कोई जॉब ही नहीं कर सकता था, ठीक है। वाइल एजुकेशन वाज जनरली डिनाइड टू देम, कोई पढ़ाई लिखाई का मतलब परमिशन नहीं था। द हिंदू वुमेन डिड नॉट एंजॉय द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, हिंदू वुमेन के पास अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिट मतलब जैसे पिता से पुत्र को मिलता है, वैसे लड़की को नहीं मिलता था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। पॉलीगामी हुआ करता था, बंगाल में देखा गया कि पॉलीगामी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम दोनों में ही। तो कई सारे प्रॉब्लम्स उस समय हुआ करता था। इन पोजीशन को बेटरमेंट करना था, बेहतर बनाना था। देयरफॉर ग्लोरिफिकेशन एज द वाइफ्स, उनके पास एक ही मतलब ग्लोरिफिकेशन, एक महानता उनका एक ही था, इसी एक ही चीज के लिए उनको प्रेज किया जाता था, वो थी एक किसी की वाइफ है या फिर किसी की मदर है कि शिवाजी की मदर, ठीक है नहीं, तो उनकी वाइफ,
तो इस तरह से उनको ग्लोरीफाई किया जाता, और कोई कारण नहीं था, क्या टैलेंट हो ना हो, कुछ नहीं, ठीक है, उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो इसको बेटरमेंट करने की जरूरत थी, ठीक है। तो ये तो हमारे समझ गए थे कि भैया देखिए इसको तो बहिष्कार करना है, इन सब चीजों को हमें हटाना पड़ेगा। जब तक एक औरत की इज्जत नहीं होगी एक समाज में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। वन वुमेन कैन चेंज द होल हायरार्की ऑफ ए फैमिली। अगर एक औरत पढ़ी लिखी हो ना, तो उसके हर जनरेशन पढ़ा लिखा होगा, है कि नहीं, बिकॉज दिस इज द बेस, ठीक है। अब इसकी बात में, इस बारे में बात करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, स्टेप्स क्या लिया गया टेकन टू इस पोजीशन को, वुमेन्स को पोजीशन को मेंटेन करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, ठीक है। एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, सती प्रथा को एबोलिश किया गया। जब भी सती प्रथा की बात है, याद रखिएगा राजा राममोहन राय इसके सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर थे, है कि नहीं। तो राजा राममोहन राय ने बहुत अथक परिश्रम किया, और उस समय ब्रिटिश रूल था, तो उन्होंने वहां पे एक बिल पास करवा दिया, एक रेगुलेशन पास कर दिया कि द रेगुलेशन ऑफ 1829, रेगुलेशन नंबर 17 एड AD 1829 ऑफ द बेंगल कोड, ठीक है। इसके तहत सती प्रथा इज ए पनिशेबल, इलीगल एंड पनिशेबल बाय क्रिमिनल कोर्ट एज कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। तो मानवता के विरुद्ध कार्य के द्वारा ये पनिशेबल क्राइम है कि नहीं। तो ये करा गया उस समय, ठीक है। तो बंगाल में हुआ, फिर उसके मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी ये लागू हो गया 1830 में, ठीक है। सबसे पहले ये बात याद रखिए, एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, इसको राजा राममोहन राय ने करवाया था द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829 के तहत। प्रिवेंटिंग फीमेल इन्फेक्टिशन, पहले ऐसा होता था ना, तो फीमेल को, लड़कियों को पता नहीं क्यों मार देते थे, जैसे ही पैदा हुआ उनको मार दो, ऐसा लगता था इनकी जरूरत ही नहीं है समाज को, है कि नहीं। तो इसको रोका गया, ठीक है। इसको रोकने के लिए क्या करा गया कि बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795 एंड 1804 डिक्लेयर्ड, इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि देखिए ये बंगालीज और राजपूत में ज्यादा देखा जाता था, तो ये डिक्लेयर करवाया गया इन्फेंटिसाइड इज इलीगल एंड इक्विवेलेंट टू मर्डर, ठीक है, भ्रूण हत्या, ठीक है। ये जो बच्चों को मार देना, गर्ल चाइल्ड को, ये जो है ये एक क्राइम है, इलीगल है, सब कुछ है कि नहीं। तो ये कराया गया, हो गया उनके बेटरमेंट के लिए। विडो रीमैरेज, विडो रीमैरेज जब भी बात आती है, ब्रह्मो समाज की बात याद रखिएगा। ब्रह्मो समाज हैड द इशू ऑफ विडो रीमैरेज हाई ऑन इट्स एजेंडा एंड डिड मच पॉपुलराइज इट, ठीक है। इसमें भी राजा राममोहन राय की बात आती है, उन्होंने वो जो करवाया था स्थापना, बट इट वाज मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात यहाँ पे जरूर आती है। इनकी परिश्रम से क्या हुआ, द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज वो थे कोलकाता के, ठीक है। हिंदू विडोज रीमैरेज एक्ट 1856 पास करवाया इन्होंने बड़े परिश्रम से, ताकि जो है दोबारा से उनकी शादी हो सके, है कि नहीं। तो जिंदगी बर्बाद ना हो। सती प्रथा राजा राममोहन राय ने हटा दिया था, अब इन्होंने क्या किया कि भैया सती प्रथा हट गया, अब आप मैरिज कर लो, ठीक है। तो रीमैरिज की इन्होंने लॉ पास की कि वो कर सकते हैं। जगन्नाथ शंकर सेठ एंड भाऊदाजी वर अमंग द प्रमोटर ऑफ द गर्ल्स स्कूल इन महाराष्ट्र। विष्णु शास्त्री पंडित फाउंडेड विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1850s. Another prominent worker of this field was Karsondas Mulji, who started the Satya Prakash in Gujarat. इनको सब याद रखना है, क्योंकि ये मैच ऑफ द उसमें आ जाता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये करके मैच करने के लिए आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद गुजरात में इन्होंने कहा एडवोकेट विडो रीमैरिज। सिमिलरली एफर्ट वर मेड बाय द प्रोफेसर डी के कार्वे इन वेस्टर्न इंडिया एंड इन द वेरासालिंगम पंटुलू इन मद्रास. Carve himself married widow in 1893. He dedicated his life to the upliftment of the Hindu widow and became the secretary of the Widow Remarriage Association. He opened a widow home in the Pune and gave the high caste widow an interest in life by providing them to facilitate vocational training. बहुत सारी चीजों इन्होंने किया. The right of the widow to remarriage was also advocated by B.M. Malabari, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा जी कहा जाता है, ये बहुत लंबा नाम है, उनको याद रखिएगा. नर्मदा शंकर लक्षण लव शंकर दावे, ठीक है.
जस्टिस गोविंद महादेव रानाडे एंड के नटराजन एमंग अदर, ये सब लोग जो है विडो रीमैरेज की एडवोकेसी करते थे। ठीक है, कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज, ये जो बाल विवाह था ये भी एक बहुत बड़ा इल प्रैक्टिस था समाज में। बच्चों को शादी करवा देते थे 5 साल 10-12 साल के बच्चों को। कैसे किया जाता था? नटी मैरिज एक्ट, ठीक है, सिविल मैरिज एक्ट 1872 सिग्निफाइज लेजिस्लेटिव एक्शन इन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज। ठीक है, ये पास करवाया गया चाइल्ड मैरिज ना करवाने के लिए। इट हैड द लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द एक्ट वाज, आजकल भी देखने को मिलता है इम्पैक्ट है, बट इसको और भी कड़ा करने की जरूरत है। ठीक है, तो बिना कंसेंट के उनकी शादी करवा देते थे। ठीक है, बी ए मालाबार इसके एक बहुत बड़े फेमस नाम है। ठीक है, जो इसके विरुद्ध काम करते थे। ठीक है, कॉन्सेंट एक्ट 1891 पास करवाया उन्होंने। एज ऑफ कॉन्सेंट, ठीक है, एक एज होना चाहिए, सरकार ने फिक्स किया। ठीक है, तो बिलो 12 साल की शादी नहीं करवा सकते आप। द शारदा एक्ट 19 फर्दर, शारदा एक्ट जो था वो 1930 में पास करवाया। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शारदा एक्ट पास करवाया जिसमें 18 जो एज है, द पुश्ड द मैरिज एज टू 18 एंड 14 फॉर द बॉय। लड़की का 18 और लड़के का 14 होना चाहिए। बट आज बदला गया। फिर 19 ये जो था मैरिज, चाइल्ड मैरिज इंस्टेंट, ये जो एज है इसको 1978 में बदला गया। तो 15 से इसको 18 कर दिया गया लड़की का, और लड़के का 21 कर दिया गया। ठीक है, एजुकेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, इनकी शिक्षा के लिए जेईडी बेंथुन ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। बेंथुन स्कूल इन्होंने एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो बेंथुन स्कूल एस्टेब्लिश किया उनके लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज एसोसिएटेड विद नो लेस देन 35 गर्ल्स स्कूल इन बंगाल, कंसिडर्ड टू द पायनियर ऑफ द वुमेन्स एजुकेशन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर औरतों के मैंने वुमेन्स के एजुकेशन में भी जुड़े हुए थे बहुत एक्टिवली। उन्होंने करीब 35 से ज़्यादा गर्ल्स स्कूल एस्टेब्लिश किए बंगाल में। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑफ एजुकेशन 1854 laid great stress on the need for the female education. In 1914 the women medical service did a lot work in training nurses and midwives. ठीक है, तो इन्होंने ये करवाया कि इनकी एजुकेशन का इम्पोर्टेंट दिया और इनको मेडिकल केयर में, नर्सिंग केयर में इनकी इम्पोर्टेंस देते हुए इनको ट्रेनिंग भी करवाई। ठीक है, Professor D.K. Karve in 1916 was one of the outstanding institution imparting education. In the same year, Lady Hardinge Medical College was opened in Delhi. ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस इनको बताया गया हेल्थ इसमें। ठीक है, तो इसके बाद आफ्टर 1918 दे फेस लाठीज एंड बुलेट्स एंड वे जेल ड्यूरिंग, इन्होंने पार्टिसिपेशन इन द स्वदेशी एंटी पार्टीशन एंड द होम रूल मूवमेंट ड्यूरिंग द ओपनिंग डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड द मेजर लिबरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर द अदरवाइज होम सेंटर इंडियंस। तो ये उसकी बात की जाती है कि नहीं। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें की गई अपलिफ्टमेंट के लिए। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बनाया गया। सबसे पहले सारला देवी ने बनाया था, हमारा सारला देवी चौधरानी, इन्होंने भारत स्त्री महामंडल बनाया था इलाहाबाद में। ठीक है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बनाए गए। ठीक है, शारदा देवी जी ने ये बनाया था, कंसिडर फर्स्ट मेजर इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय ए वुमेन। इट्स ऑब्जेक्टिव क्या था इनको? प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन ऑफ द वुमेन, एबोल्यूशन ऑफ द पुर्दा सिस्टम। ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन ऑल ओवर इंडिया। शारदा देवी बिलीव्ड दैट मैन वर्किंग फॉर वुमेन्स अपलिफ्टमेंट लिव्ड अंडर द स्टेट ऑफ द मनु। ठीक है, शारदा देवी जी का ये मानना था कि अगर मर्द या मेल वुमेन्स की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे तो कहीं ना कहीं एक शैडो के अंदर रह जाते हैं, तो वुमेन्स को आगे आके इनके लिए काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। रामाबाई रानाडे ने फाउंड किया था लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, भारत महिला परिषद, अंडर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1904 इन बॉम्बे। ठीक है, पंडिता रामाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। इसको याद रखिएगा कि इसने क्या करा था, वो कब करा था। टू सर्व द कॉज ऑफ द वुमेन, सी प्लीडेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशनल सिलेबस ऑफ द इंडियन वुमेन बिफोर द इंग्लिश एजुकेशन कमीशन विच वाज रेफर्ड द क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, तो इनका कहना था कि जो वुमेन्स की एजुकेशन है ऐसा नहीं है कुछ भी आज एजुकेट कर दें, आप एक पर्टिकुलर सिलेबस बनाइए और उसको वहाँ पर डिफाइन करिए, तो चीज़ें सिस्टमेटिकली करिए। ठीक है, तो ये क्वीन विक्टोरिया को ये इन्होंने कहा, उनका एग्जाम्पल दिया, उनको बताया। फिर उसी के रिजल्ट लाजी डफेन कॉलेज बना। ठीक है, लेटर रामाबाई रानाडे एस्टेब्लिश ए ब्रांच ऑफ आर्य महिला समाज इन बॉम्बे। ठीक है, In 1925, National Council for Women in India, a national branch of the International Council of Women was formed. ठीक है, 1925 में ये फॉर्म हुआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
तो इस तरह से कई सारी चीज़ें जो है डेवलप हुए इंडिया में वुमेन्स अपलिफ्ट, इसको जरूर से पढ़ेंगे। स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन में धर्मशास्त्र की जब से तो बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन है, कई वैदिक पीरियड से ये चला आ रहा है, ठीक है। चतुर्वर्ण श्रमा, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया गया, जो कि देखिए वर्ण सिस्टम बना देता है कि नहीं, तो इसको खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फैक्टर हेल्प इन मिटिगेटिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, क्या क्या फैक्टर हेल्प किए इसको मिटिगेट करने के लिए? ब्रिटिश रूल, ठीक है, डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, कॉन्शियसली हो, अनकॉन्शियसली हो, ब्रिटिश रूल ने भी काफ़ी हेल्प किया। ब्रिटिशर्स देखिए बाहर से आए थे, उनको इन सब से कोई मतलब नहीं था, उनको क्वालिटी से मतलब था, है कि नहीं। तो उन्होंने क्या क्या यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की। अब कहीं से भी किसी भी वर्ग से हो, उनको कोई मतलब नहीं था, उनको अपने से मतलब था। कहीं ना कहीं इनकी जो व्यवहार था ये बताता था कि कास्टिज्म कुछ नहीं होता है, इंसान की पढ़ाई लिखाई, उसकी बुद्धि, ये मायने रखता है कि नहीं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनमें देखा गया कि इनमें कोई कास्ट वास्ट था नहीं, कोई ब्राह्मण, उनके रिपन क्लाइव ये सब, उनके कौन ब्राह्मण था कौन था, कुछ नहीं था, जो काबिल है वो ऊपर आया, है कि नहीं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में लोगों ने देखा और समझा, है कि नहीं। फिर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑल्सो स्ट्रोक द अंडरमाइन द कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। जो सोशल रिफॉर्म्स होते थे, आर्य समाज ने, ठीक है, ब्रह्मो समाज ने, तो इन्होंने वो जो किया परिवर्तन करवाया कि आप वो किया ना शुद्धिकरण, ठीक है, शुद्धिकरण किया। तो ये सब चीज़ें जो रिफॉर्म्स हुए ये भी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम को बदलाव करने में काफ़ी, है कि नहीं। The national movement took inspiration from the principle of the liberty equality against the force which can divide the society, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट्स हुए, द नेशनल लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अपोज्ड कास्ट प्रिविलेजेस, फॉट फॉर द इक्वल सिविल राइट एंड, ठीक है। तो कई सारे इंटेलिजेंट लोग थे, उनको कास्ट प्रिविलेज, जो ब्राह्मण थे उनको सबसे ज़्यादा प्रिविलेज मिलता था, ये कहते, तो प्रिविलेज के इनके विरुद्ध थे कि देखिए इंसान सब इक्वल है, ह्यूमैनिटेरिज्म की बात करते थे, सब इक्वल है, ठीक है। जो एक शूद्र का हक है वो भी जीता है, खाता है, पीता है, सांस लेता है, तुम भी खाते हो, पीते हो, सांस लेते हो, जीते हो, तो डिफरेंस कुछ है नहीं है, लाल है सबका रंग, ठीक है। तो इस इक्वालिटी की बात करते थे समझदार लोग कि जो स्पेशल चीजें जो मिलता है, जो स्पेशल प्रिविलेजेस ब्राह्मण को या फिर किसी को मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए, वो ये बात करते थे, है कि नहीं। फिर दूसरी बात आती है, विथ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन एंड अवेकनिंग, जनरल अवेकनिंग व स्टायरिंग अमंग द कास्ट देमसेल्फ, ठीक है। एक चीज तो वो हो गया, लोगों ने एडवोकेसी की कि भैया तुम बड़े जाति में पैदा हुए थे तो कहाँ ज्यादा समझदार हो गए, वो छोटे जाति में पैदा हुआ पढ़ा लिखा है तो कम समझदार है, तो इस तरह की बात करती थी। साथ ही साथ जो लिबरल एजुकेशन सिस्टम उस समय हो रहा था ना, कि सब लोग पढ़ लिख रहे थे, बढ़ रहे थे, मिडिल क्लास बेस बन रही थी, तो लोअर कास्ट के लोग भी पढ़ लिख रहे थे, उनकी भी समझ बढ़ रही थी, है कि नहीं। तो उन्होंने अपने आप से भी बदलाव करना शुरू किया। जब पढ़ लिख कोई बंदा जाता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम दादा साहब की बात करें, अम्बेडकर जी की बात करें, थे तो दलित ही, पढ़ लिख के कहाँ पहुंच गए बताइए। तो उन्होंने एक रिफॉर्म करना शुरू किया है। अब एक कोई माली का बेटा है, कोई किराने का बेटा है, कोई नाई का बेटा है, तो वो पढ़ लिख जाता है तो साहेब बन जाता है ना भाई। तो अपने अंदर वो चीज लाना शुरू करता है, चीजों को समझना शुरू करता है, तो सेल्फ रिफॉर्म भी होना शुरू हो गया ड्यू टू द लिबरल एजुकेशन सिस्टम थिंकिंग, है कि नहीं। तो इस तरह से बात हुई। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया हैज मेड इक्वल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेसिस। फिर सबसे अंत में आ गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान ने भैया सबकी धज्जियां उड़ा दी, कुछ नहीं है, सब इक्वल है, सबके आईन के सामने कोई कुछ नहीं, सब इक्वल है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में सब इक्वल है, किसी को प्रिविलेज नहीं, कोई अनटचेबल नहीं, कुछ नहीं, सब भारत के नागरिक हैं, सब समाज है, चाहे तुम ब्राह्मण हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे रिक्शा वाले हो, चाहे भीख मांगने वाले हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कुछ भी हो, सब इक्वल है, सब सिटीजन है इंडिया के। अब जब आ गया कॉन्स्टिट्यूशन, सब इक्वल हो गए, सबकी धज्जियां उड़ गई, सब खत्म, ठीक है। तो इस तरह से खत्म किया गया, है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होता ये चैप्टर, ये जो है। अगली बार हम लोग दूसरे चैप्टर के साथ फिर से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से आपको कॉम्प्रिहेंसिवली एक ब्रॉड आइडिया मिल गया होगा, और आप जब इस चैप्टर को एक बार रीडिंग लेंगे तो चीजें आपको समझ में धीरे बहुत अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि आपने एक बार सुन रखा होगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।